बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 4। लेक्चर 4 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट के अंदर दो विधियां दी हुई हैं, आगमन और निगमन विधि। तो आज हम अपनी आगमन विधि एक्सप्लेन करने जा रही हैं। तो मैं आज आपको स्टूडेंट आगमन विधि के बारे में बताऊंगी। अगर तर्कसंगत कर्म के आधार पर देखें तो ये ज्ञान प्रदान करने वाली दो ही विधियां मानी गई हैं। वो दो विधियां कौन कौन सी मानी गई हैं? आगमन विधि और निगमन विधि। तो आज हम आगमन विधि है जो उसका अर्थ बताऊंगी मैं आपको, फिर इसके कितने प्रकार की होती है और इसके गुण और दोष के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताती हूँ कि आगमन विधि होती है क्या चीज। तो आगमन विधि हम स्टूडेंट क्लियर करते हैं कि जो आगमन विधि है इस विधि में सामान्य से विशेष से सामान्य की ओर सूत्रों वाले सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टूडेंट क्या है, जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों का ध्यान जो एक अध्यापक है उदाहरणों की ओर आकर्षित करता है। तो उदाहरणों की ओर आकर्षित करने के लिए वो क्या है, एक सिद्धांत का निर्माण करता है और कुछ उदाहरण देकर क्या है उस सिद्धांत को सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि है वो कौन सी विधि है? वो आगमन विधि है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ उदाहरण देकर कुछ भी नियम की जो सिद्धांत है उसकी सत्यता क्लियर की जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। विद्यार्थियों का जो ध्यान है हम एक उदाहरण की तरफ आकर्षित करते हैं। हम विद्यार्थियों से पूछते हैं कि बेटा आप कभी शिमला गए हो और शिमला इतना ठंडा इलाका क्यों है? तो बच्चे हमें जवाब देते हैं कि वो क्या है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका होने के कारण वो क्या है, ठंडा है। तो इसी प्रकार एक अध्यापक उनको डलहौजी नैनीताल के बारे में बताते हैं। तो बच्चे क्या है उसी उत्तर के आधार पर फिर दोबारा बोलने की कोशिश करते हैं कि जो शहर पहाड़ी इलाकों पर उच्च चोटी पर स्थित होते हैं वो क्या है, मैदानी जो घर होते हैं, मैदान के अंदर जो घर होते हैं वो क्या है अपेक्षाकृत उनके अधिक ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार बताया जाता है स्टूडेंट कि भिन्न भिन्न उदाहरण देकर ही बच्चों को हर चीज समझाई जाती है। फिर हम एक उदाहरण की और बच्चों का ध्यान है आकर्षित करते हैं। जैसे जो एक लकड़ी का टुकड़ा है बच्चा क्या है पानी में डिबोता है, वो डिबोने की अपेक्षा ऊपर तैरता है। फिर बच्चा एक टुकड़े की अपेक्षा क्या है अलग अलग टुकड़ों को पानी के अंदर डिबोता है। तो उसमें से जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कोई डूबता नहीं बल्कि क्या है हमें ऊपर की ही तरफ तैरते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसके अंदर क्या है नियमों के आधार पर विद्यार्थी क्या है अलग अलग तरह की खोज करते हैं। तो अलग अलग क्योंकि इसमें विद्यार्थी शिक्षक पर निर्भर नहीं करता, टीचर पर निर्भर नहीं करता, इसमें क्या है स्वयं ही हर चीज को खोजने का प्रयास करता है। तो इससे बच्चों के अंदर क्या है कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, अवलोकन शक्ति का विकास होता है। क्योंकि बच्चे हर नियम के हिसाब से हर इसको देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने इसको किस प्रकार इसका सलूशन निकालना है, इस प्रकार इस नियम के हिसाब से मैंने कौन कौन से उदाहरण देकर इसकी क्या है खोज करनी और इसकी सत्यता सिद्ध करनी है। इस प्रकार बच्चे के अंदर क्या है खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट होता है बच्चा टीचर की अपेक्षा। तो स्टूडेंट इसमें बच्चे में क्या है कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि एक शिक्षक है जो एक शिक्षक को अपने शिक्षण करने के लिए कौन से पदों का अनुसरण करना होता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ पहले क्या है एक उदाहरण ही एक नियम के लिए काफी नहीं है बल्कि एक से अधिक उदाहरण होने चाहिए बच्चों के सामने एक शिक्षक के पास। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि सभी उदाहरणों की तुलना क्या है, सभी उदाहरणों की तुलना उनमें समानता देखना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। सभी उदाहरणों के अंदर तुलना करना, फिर उसके अंदर क्या है स्टूडेंट समानता देखना और फिर क्या है किसी डिसीजन पर पहुंचना, किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि एक ऐसे नियम और सामान्य सिद्धांत निकालना क्या है जो वांछनीय है और क्या है अवशिष्ट सिद्ध भी हो सके। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि निकाले गए नियम की सत्यता विभिन्न उदाहरणों का परीक्षण करना। जो ये विधि है स्टूडेंट ये विधि कहाँ यूज होती है? गणित के अंदर, भूगोल के अंदर, विज्ञान के अंदर। तो जो गणित के मेन सूत्र है तो सूत्रों के द्वारा विभिन्न उदाहरण देकर ही एक टीचर है क्या है गणित के जो
सम है उसे निकलवाने की कोशिश करता है, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। तो जो आगमन विधि है, आगमन विधि क्या है स्टूडेंट, विशेष से सामान्य की ओर जाने वाले सूत्रों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो बच्चों का ध्यान है उदाहरणों की तरफ आकर्षित किया जाता है। अब मैं बताती हूँ स्टूडेंट, जो आगमन विधि है, आगमन विधि के कौन कौन से प्रकार हैं, तो हम बात करते हैं स्टूडेंट अब इसके प्रकारों की। आगमन विधि के प्रकार। तो जो आगमन विधि है वो कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट, आगमन विधि क्या है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, प्रायोगिक विधि और सांख्यिकी विधि। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं पहले आपको बताती हूँ, जो प्रायोगिक विधि है, प्रायोगिक आगमन विधि है, वो उसके अंदर क्या आता है, प्रायोगिक आगमन विधि। तो स्टूडेंट हम इसको क्या है एक्सप्लेन करते हैं। जो प्रायोगिक आगमन विधि है, जो प्रायोगिक आगमन विधि है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, नियम, घटनाओं का परीक्षण किया जाता है और ये विधि स्टूडेंट भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही सहायक सिद्ध हुई है। सामाजिक अध्ययन के लिए ये क्या है, ज्यादा उपयोगी नहीं है। सामाजिक अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो जीवित मनुष्य हैं, तो जीवित मनुष्यों से ये संबंधित होती है। अगर यदि हम सामाजिक अध्ययन में इस विधि का प्रयोग करें तो इसके जो परिणाम है हमारे लिए सही नहीं मिलेंगे। तो ये प्रायोगिक विधि है जो स्टूडेंट क्या है, ये सिद्धांत, नियमों और घटनाओं पर ही अधिक इसका जो परीक्षण का निर्माण किया जाता है, इससे संबंधित कंक्लूजन निकाले जाते हैं। ये भौतिक और स्टूडेंट आता है प्राकृतिक विज्ञानों में ही लागू होती है, ये सामाजिक अध्ययन में लागू नहीं होती, ना ही इसे हमें इसके जरिए कोई सही परिणाम निकलते हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर। तो जो सेकंड विधि है वो कौन सी है, सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी आगमन विधि। सांख्यिकी आगमन विधि के अंदर स्टूडेंट क्या है, ये जो सांख्यिकी विधि है, सांख्यिकी आगमन विधि, ये क्या है, सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि इस सांख्यिकी विधि से स्टूडेंट क्या होता है, विशेषण के आधार पर नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ये सामाजिक अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण विधि है। इसी के आधार पर जो नियम है, सिद्धांत है, उनका क्या है, निर्माण किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो आगमन विधि है, आगमन विधि के कौन कौन से गुण हैं। अगला हमारा आता है स्टूडेंट आगमन विधि के गुण। गुण कौन कौन से, ऐसे भी स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू भी पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जो आगमन विधि है इसके क्या है, निम्नलिखित गुण है। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट आपको गुण बताती हूँ स्टूडेंट, अनेक गुणों के विकास में सहायक। अनेक गुणों के विकास में सहायक। अब स्टूडेंट जो अनेक गुणों के विकास में सहायक कैसे, ये विद्यार्थियों के अंदर जो अनेक गुण है उसके विकास करने के लिए ये विधि कैसे सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर अनेक क्या है, अमूर्त या मूर्त उदाहरणों के द्वारा, अमूर्त उदाहरणों के द्वारा बालकों क्या है, सामान्य स्टूडेंट क्या है, इसके अंदर नियम निकाले जाते हैं। तो इससे बच्चे क्या है, प्रसन्न और क्रियाशील रहते हैं, जिससे बच्चों के अंदर एक रुचि, इंटरेस्ट पैदा हुआ रहता है। इससे बच्चों के अंदर क्या है, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सहानुभूति और दूसरों के प्रति स्नेह की भावना और आदि गुण क्या है, एक ग्रुप के अंदर रहकर बच्चे के अंदर देखे जा सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे क्या है, ये जो आगमन विधि है, आगमन विधि बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। तो इससे बच्चे क्या है, एक ग्रुप के अंदर, मित्र मंडली के अंदर रहकर किसी भी नियम का जो क्या है, विभिन्न उदाहरणों द्वारा उसका एक विश्लेषण निकालते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, कल्पना
शक्ति, स्मरण शक्ति, दूसरों के प्रति सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में सहायक कैसे स्टूडेंट देखिए, क्योंकि इसके अंदर जो विद्यार्थी होते हैं, इस विधि के अंदर बालक उदाहरणों का विश्लेषण करके विभिन्न नियमों की खोज करते हैं। तो इससे क्या है, बच्चा हर शिक्षा के अंदर हर कठिन से कठिन जो लेवल है उसे पार करता है। तो इससे बच्चे के अंदर क्या है, मानसिक विकास का जो सफलतापूर्वक सिद्ध होता है मानसिक विकास के लिए, क्योंकि बच्चा अपने दम पर, अपने बलबूते पर हर चीज का सोल्यूशन निकालने की, हर चीज की सत्यता उसकी खोज करने की कोशिश करता है। तो इससे बच्चे का जो मानसिक विकास किसी हद तक सफलतापूर्ण सहायक हमारे लिए होता है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर कि शिक्षण प्रभावशाली। शिक्षण प्रभावशाली। स्टूडेंट प्रभावशाली शिक्षण कैसे देखिए, क्योंकि इस विधि के द्वारा, आगमन विधि द्वारा ज्ञान सीखते हुए बालक जो ज्ञान के अंदर क्या है, हर कठिन से कठिन जो लेवल को पार करते हैं। तो इससे स्टूडेंट क्या होता है, इससे जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बनता है। थर्ड पॉइंट ये हुआ हमारा क्लियर स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ज्ञान मस्तिष्क का स्थायी अंग। ज्ञान मस्तिष्क का स्थायी अंग। अभी स्टूडेंट हमने बात की है इस पॉइंट को लेकर कि ये विधि किस प्रकार एक स्थायी रूप से बच्चे के माइंड के अंदर क्या है उतर जाती है। तो ये स्थायी ज्ञान ही लॉन्ग टाइम तक बच्चे के अंदर क्या है रहता है, क्योंकि वो अपने अनुभवों के द्वारा, अपने जो नियम है, नियमों के द्वारा नए नए उदाहरणों की खोज करता है। उदाहरणों की खोज करके वो क्या होता है स्टूडेंट कि इसके द्वारा ज्ञान सभी बालकों का खोजा हुआ ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान जो क्या है स्थायी ज्ञान होता है, लॉन्ग टाइम तक बच्चे को याद रहता है, क्योंकि ये सभी के द्वारा खोजा हुआ होता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो बच्चा है, बच्चा अपने ऊपर ही निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू टीचर के ऊपर निर्भर नहीं करता इसमें, क्योंकि ये जो विधि है, ये विधि बड़े बच्चों के लिए ही लाभकारी है, छोटे बच्चों के लिए ये क्या है लाभकारी सिद्ध नहीं हुई है। तो इसमें बच्चे नए नए तथ्यों की खोज करता है, उस खोज के द्वारा ही हर ज्ञान को पाने की कोशिश करता है। तो ये ज्ञान बच्चे के लिए स्थायी रूप धारण कर लेता है, जो उसे क्या है लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब स्टूडेंट देखिए कि एक मनोवैज्ञानिक विधि कैसे है, सुनिए ध्यान से स्टूडेंट। बालकों को नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण मिलता है, और यही प्रशिक्षण उन्हें अनेक जीवन में नए नए तथ्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या है स्टूडेंट, इस द्वारा ये क्या है एक मनोवैज्ञानिक विधि मिलती है। उसे पहले क्या है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है नए नए तथ्यों की खोज करने के लिए, फिर वो क्या है इसी ट्रेनिंग से प्रेरित होकर नए नए तथ्यों की अपने बलबूते पर क्या है खोज करते हैं। तो इसलिए इसे क्या है एक मनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है स्टूडेंट कि ये एक वैज्ञानिक विधि भी है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि भी है। कैसे स्टूडेंट देखिए, अब स्टूडेंट हम इसको क्या इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि भी है, क्योंकि वैज्ञानिक विचारधारा विकसित करने में ये क्या है सहायक सिद्ध हुई है। तो जब क्या है, जब प्रभाव संबंध स्थापित होते हैं तो विद्यार्थी इसे क्या है स्वीकार करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे एक
वैज्ञानिक विधि इसलिए सिद्ध किया है क्योंकि इसकी विचारधारा बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं विकसित करने में सहायक होती है और इसका प्रभाव स्वयं वो क्या है मान लेते हैं, ऐसे स्थापित होते हैं। तो इससे विद्यार्थी को ये क्या है स्टूडेंट एक वैज्ञानिक विधि भी कहा गया है। अब स्टूडेंट इसे एक प्राकृतिक विधि भी कहा है। देखिए हम 7th पॉइंट क्लियर करते हैं। एक प्राकृतिक विधि है, यह स्टूडेंट आप लिख सकते हो एक प्राकृतिक विधि है या यह प्राकृतिक विधि भी है। यह प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि कैसे स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि स्टूडेंट यह विधि व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है, तो इसे क्या है प्राकृतिक विधि कहा गया है क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित होती है। जो भी हम किसी चीज की खोज करते हैं वो अपने व्यवहार के अंदर उतारते हैं, तो इसलिए इसे क्या है प्राकृतिक विधि भी कहा गया है। तो स्टूडेंट इस विधि के अंदर गुणों के साथ साथ कहीं इसके अंदर दोष भी पाए जाते हैं, तो इसके दोष भी निम्नलिखित हैं। तो इसे भी स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। आगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम पॉइंट क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि ये क्या है छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। क्या है स्टूडेंट, ये क्या है जो ये अधिक शक्ति और तथा समय का प्रयोग होता है इसके अंदर, अधिक शक्ति व समय का प्रयोग। क्योंकि ये जो विधि है विधि बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए क्या है स्टूडेंट उपयोगी नहीं है। तो स्टूडेंट इस विधि के द्वारा सीखने में जो अधिक शक्ति और समय का प्रयोग होता है, क्योंकि बच्चे खुद अपने पर ही डिपेंड होते हैं, वो टीचर पर डिपेंड नहीं होते। तो इस प्रकार जो अधिक शक्ति और समय का प्रयोग इसमें क्या है बच्चों का बहुत ज्यादा लगता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर अशुद्ध सामान्य नियम के निर्माण की संभावना। अशुद्ध स्टूडेंट क्या है इसके अंदर अशुद्ध सामान्य नियम के निर्माण की संभावना। अब स्टूडेंट अशुद्ध सामान्य नियम के निर्माण की संभावना कैसे, इसके अंदर ये अशुद्ध सामान्य नियम के निर्माण की संभावना होने का भी डर रहता है। अगर बच्चे किसी गलत जो शुद्ध किसी भी नियम का निर्माण करते टाइम किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो उनको सही रास्ते पर आने के लिए स्टूडेंट क्या है बहुत टाइम लगता है। तो इस प्रकार इसके अंदर अशुद्ध सामान्य नियम के निर्माण की संभावना भी बनी रहती है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त। छोटे बालकों के लिए, क्योंकि ये बड़े बालकों के लिए ही स्टूडेंट लाभकारी सिद्ध हुई है, छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त। अब छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो बड़े बालकों के लिए ये काफी लाभकारी सिद्ध हुई है, छोटे बालकों के लिए ये लाभकारी नहीं है। इसके अंदर जो प्रतिभाशील बालक होते हैं तो उसके द्वारा कोई भी नियम तथ्यों की खोज की जाती है, तो जो सामान्य बालक होते हैं उनके द्वारा इस चुनौती का सामना को आंख बंद करके ही स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त है, छोटे बच्चों के लिए ये अनुपयुक्त है। स्टूडेंट ये उपयोगी नहीं है, लाभकारी नहीं है छोटे बच्चों के लिए।
अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर, यह विधि केवल सामान्य नियमों की खोज कर सकती है। यह विधि केवल सामान्य नियमों की खोज कर सकती है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे यह विधि केवल सामान्य नियमों की खोज कर सकती है। आगमन विधि द्वारा क्या होता है स्टूडेंट, केवल सामान्य नियमों की ही खोज होती है। इस विधि के अंदर प्रत्येक विषय को नहीं पढ़ाया जाता। जो आगमन विधि है, आगमन विधि के अंदर स्टूडेंट क्या है, यह विधि केवल सामान्य नियमों की ही खोज कर सकती है। इसके अंदर हर विषय को, सामाजिक अध्ययन का जो और विषय है उसे पढ़ाना क्या है, असंभव है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट समय में अपूर्ण। क्या है ये विधि, समय में अपूर्ण। अब स्टूडेंट बात आती है कि समय में अपूर्ण, ये जो आगमन विधि है पॉइंट ही क्लियर कर रहा है, जिस समय में क्या है, अपूर्ण विधि है। तो स्टूडेंट और खोजे गए तथ्य की परख करने के लिए अगर हम किसी विधि का सहारा लेते हैं तो वो कौन सी विधि है, इसके अंदर निगमन विधि ही है। तो यह विधि समय में अपूर्ण है और इसके द्वारा खोजे हुए तथ्य की परख करने के लिए निम्न विधि ही आवश्यक है। तो ये विधि है अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये विधि अपने आप में अपूर्ण है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर, इस विधि द्वारा सभी प्रकरणों का अवलोकन संभव नहीं है। इस विधि द्वारा सभी प्रकरणों का अवलोकन संभव नहीं है। कैसे स्टूडेंट, क्योंकि इस विधि के द्वारा सभी प्रकरणों का जो अवलोकन है वो संभव नहीं है और इस विधि द्वारा वो क्या है, प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर इस विधि के द्वारा क्या है, सभी प्रकरणों का अवलोकन संभव नहीं है और इस विधि के द्वारा क्या है, उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, निष्कर्ष पूर्णतः तर्क पर आधारित नहीं होते। निष्कर्ष पूर्णतः तर्क पर आधारित क्या है स्टूडेंट, निष्कर्ष पूर्णतः तर्क पर आधारित नहीं होते। क्योंकि जो स्टूडेंट इसके अंदर निष्कर्ष निकलता है वो पूर्ण तर्क पर आधारित नहीं होता। कैसे स्टूडेंट, क्योंकि इस विधि के द्वारा जो स्टूडेंट है किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता है, वैल्यूएशन पर पहुंचता है, वो तर्क पर आधारित नहीं होते। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में कुछ सीमा तक ही संभावना पर क्या है, निष्कर्ष या किसी लेवल पर रहना पड़ता है, किसी हद तक रहना पड़ता है। तो इसके अंदर जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष पूर्णतः तर्क पर आधारित नहीं होते। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी ऐसे आपको बताया कि एंड में अपनी विधि से आपने क्या है, रिगार्डिंग कंक्लूजन निकलना है। जो भी आपने अपना टॉपिक क्लियर किया है उसमें क्या है, आप अपने टॉपिक से ही संबंधित कुछ लाइनें लिखोगे। तो आगमन विधि जो है स्टूडेंट एक ऐसी विधि है जिसके अंदर क्या है, विशेष से सामान्य की ओर जाने के लिए सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंदर जो शिक्षक है कुछ ना कुछ उदाहरण देकर जो बच्चों का ध्यान है उदाहरणों की तरफ आकर्षित करता है और किसी ऐसे सिद्धांत का निर्माण करता है जिसके रिगार्डिंग कुछ उदाहरण देकर उस सिद्धांत की सत्यता सिद्ध करवाता है। इस प्रकार जो आगमन विधि है वो ज्ञान प्राप्त करने की
विधि है। तो इसके अंदर स्टूडेंट कहीं ये हमारे लिए लाभकारी सिद्ध है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ दोष भी पाए जाते हैं। लाभ ये है स्टूडेंट कि जो ये विधि है, विधि से एक तो बच्चों के अंदर नेक गुणों का विकास होता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा खुद के द्वारा ही, जैसे मैंने पहले बताया था स्टूडेंट कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर तरफ जाकर कुछ ना कुछ उदाहरणों का विश्लेषण करता है। इससे बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा उसके अंदर सक्रिय बना रहता है, रुचि बनी रहती है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास, आत्म सम्मान, सहानुभूति आदि गुणों का विकास होता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दोष भी पाए जाते हैं। दोष ये है कि स्टूडेंट इसके अंदर जो अधिक समय और अधिक आप लगाओ कि अधिक शक्ति और समय का प्रयोग होता है और ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो इसके जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष भी पूर्णतः तर्क पर आधारित हमारे लिए सिद्ध नहीं होते, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कमियां भी पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट ये हमने की अपनी आगमन विधि। आगमन विधि का पहले मैंने आपको अर्थ क्लियर करवाया, फिर बताया कि ये कितने प्रकार की होती है। जैसे मैंने बताया प्रायोगिक आगमन विधि और सांख्यिकी आगमन विधि। फिर इसके मैंने स्टूडेंट आपको गुण करवाए, इसके गुण कौन कौन से हैं, जैसे अनेक गुणों के विकास में सहायक, मानसिक विकास में सहायक, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक, ज्ञान मस्तिष्क का स्थायी अंग है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है और यह एक वैज्ञानिक विधि भी है और यह एक प्राकृतिक विधि भी है। और इसके अंदर गुणों के साथ साथ स्टूडेंट आगमन विधि के अंदर कुछ दोष भी पाए जाते हैं। वो दोष कौन कौन से हैं, जैसे अधिक समय व शक्ति का प्रयोग, अशुद्ध सामान्य नियम के निर्माण की संभावना रहती है इसके अंदर। फिर क्या है, ये छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त होती है। यह विधि केवल सामान्य नियमों को की खोज ही कर सकती है। समय में ये क्या है, अपूर्ण विधि है, अपने आप में ये क्या है, पूर्ण विधि नहीं है। इस विधि द्वारा सभी प्रकरणों का अवलोकन संभव नहीं है। निष्कर्ष पूर्णतः तर्क पर आधारित नहीं होते और एंड में हमने अपने टॉपिक से ही रिगार्डिंग इसका कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला। तो ये स्टूडेंट हुई हमारी आगमन विधि। अगले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम करेंगे निगमन विधि। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।